फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। मैं फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देने आया हूँ और आज का टॉपिक है हमारा एनपीओ, जिसको हम एनपीए भी कहते हैं। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। बेसिकली हमको यहाँ पे इसका अकाउंटिंग पार्ट सीखना है, बट सबसे पहले हम थियोरेटिकल पार्ट समझेंगे, जिसमें हम एनपीए होता क्या है एग्जैक्टली, उसके एग्जाम्पल समझेंगे, उसके सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस सीखेंगे, और जो बेसिकली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पार्ट, उसका फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है तो उसका फॉर्मेट क्या हो। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद वन एग्जांपल। आपने हमारे समाज में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्थाएं हैं जो पब्लिक को सर्विसेज देती है, जो पब्लिक को गुड्स देती है एकदम ही मोस्ट रिजनेबल रेट में या एकदम ही फ्री में। तो ये जो संस्थाएं हैं एकदम मोस्ट रिजनेबल रेट में आपको गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, या ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम एनपीओ कहते हैं। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इतना सस्ता रेट पर बेचते हैं कि अगर वो चलाना चाहे ऑर्गेनाइजेशन उसी रेट पर तो उनको 100% हर साल लॉस होगा। तो ये जो एनपीए है, जो ये एनपीओ है, वो आपको एकदम ही रिजनेबल रेट में सर्विसेज देते हैं। तो इनकी इनकम बेसिकली कहाँ से होती है? इनकी इनकम डोनेशंस और भी तरीके हैं, बट फिलहाल हम समझेंगे कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए मैं एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक तारा नेत्रालय है। उस तारा नेत्रालय में क्या है एग्जैक्टली कि जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, इसमें जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनका ऑपरेशन वहां पर होता है, और सिर्फ 2500 रुपीज में, या अगर वो भी अफोर्डेबिलिटी ना हो तो वो लोग फ्री में भी कर देते हैं। बट अगर कहते हैं कि अगर तुम 2500 रुपीज भर सकते हो तो भरिए, अदरवाइज आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल सकता है। तो तारा नेत्रालय जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है समाज के उन वीकर सेक्शन को, उन गरीब लोगों को जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जाओगे बड़ा बड़ा तो ये भी ऑपरेशन एक आंख का 15,000, 20,000, 25,000, जैसा हॉस्पिटल जाओगे वैसे चार्जेस अवेलेबल है। बट ये तारा नेत्रालय एकदम सस्ते में, एकदम रिजनेबल रेट में, ना के बराबर रेट है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पुअर पीपल को। ऐसे ही आपने बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे, जैसे कि कोई बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई जिम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई बच्चों को स्पोर्ट्स सिखा रहा है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपने अपने देखे होंगे आजू बाजू में, जो एकदम कंसेशनल रेट, ऑलमोस्ट नील रेट पर वो लोग ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो गुड्स दे रहे हैं, समाज को अपलिफ्ट कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को मदद कर रहे हैं, ये सारे एनपीए हैं। अब ये जो एनपीए है, तो इनका इनकम भी होती है और इनकी एक्सपेंस भी होती है। एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि इनकी इनकम के सोर्सेस तो ज्यादा है नहीं, बिकॉज ये सामने से जिनको सर्विसेज दे रहे हैं उसको बहुत कम रेट पर सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं, तो बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो वहां से सोर्स ऑफ इनकम कम होता जा, और उनको डोनेशन मिल जाता है कुछ समाज की तरफ से, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरफ से। तो ये संस्थाएं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं और इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनको भी फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है कि साल भर जो हमने इनकम की, साल भर जो हमने एक्सपेंसेस किया, उसमें से ये संस्था को बचा कितना या संस्था को कम कितना पड़ा पैसा। तो इसको सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, बिकॉज ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करके हमें समझ में आता है कि ये संस्था को सरप्लस मतलब प्रॉफिट जैसा ही है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, और डेफिसिट का मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम। तो ये जानना जरूरी है उस संस्था के लिए भी, और ये संस्था को ये भी जानना जरूरी है कि उस संस्था के पास असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। तो इसीलिए एनपीओ को भी फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अब मैंने इसका एक थियोरेटिकल एग्जांपल आपको जस्ट कमेंट्री टाइप बता दिया है। अब थोड़ा हम इसकी थियरी भी पढ़ लेते हैं और एनपीओ को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। तो हमें मीनिंग समझना है। तो सबसे पहला मीनिंग क्या है, देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर के लिए, भले के लिए काम कर रहा है, समाज को एक तरीके से फायदा पहुंचा रहा है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। कैसे फायदा पहुंचा रहा है भाई? उनको गुड्स और सर्विसेज विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। जब वो गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं तो जस्ट एक टोकन मनी टाइप लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है।
नो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, सर्विस मोटिव पे काम करते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल दिया जहाँ पे अच्छा क्रिकेट या फुटबॉल या और कोई स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। हॉस्पिटल्स का मैंने खुद एग्जांपल दिया है, जिम होते हैं, लाइब्रेरी होती है, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कल्चरल क्लब होते हैं, एक्सेट्रा, जहाँ पर समाज के लोगों को सर्विसेज दी जाती है, गुड्स दिए जाते हैं समाज को बेहतर करने की। आ जाइए अब समझते हैं, इसका हमने देखो मीनिंग समझ लिया, इसके एग्जाम्पल समझ लिए, अब हम इसका सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस समझते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए खर्चे तो लगते होंगे, तो खर्चे के लिए कहीं ना कहीं से इनकम तो लानी पड़ती होगी। बिकॉज ये सामने जो कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स तो नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर, जो मेंबर्स आ रहे हैं इनकी सर्विसेज लेने के लिए, उनसे तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इनकम चार्ज नहीं करते ये लोग। अपने गुड्स और सर्विसेज का प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं करते, तो इनको भी तो इनकम की जरूरत पड़ती है। तो इसके सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस और सोर्स ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब जो पैसे मिल रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उनके सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो एनपीओ होता है उसके एक्सपेंसेस दो फॉर्म में डिवाइडेड है। एक एक्सपेंसेस को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे एक्सपेंसेस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जब ये एनपीओ बन रहा था या जब एनपीओ स्टैब्लिश हो रहा था, तो इनको भी लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीन चाहिए। मान लो प्लांट एंड मशीन की तो जरूरत नहीं है, बट मान लो जो भी एनपीओ है ये, तो उसको फॉर एग्जांपल एक लैब है जहां पर ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट की मशीन चाहिए, है ना। तो एक तरीके से जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो सारे असेट्स तो खरीदने पड़ेंगे। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने जो असेट्स खरीदने पे खर्चा किया था, स्टैब्लिश करने के लिए खर्चा किया था, वो सब को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये मोस्टली वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, स्टार्टिंग में ज्यादातर होता है, फिर बाद में भी होता है, बट उतने स्केल पर नहीं होता है जितने स्केल पर स्टार्टिंग में होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, आपको इक्विपमेंट्स खरीदना है, आपको फर्नीचर खरीदना है, उसके बाद आप बार बार थोड़ी खरीदोगे, हर बार जरूरत पड़ी तो खरीदोगे, एक्सपांड हुआ तो खरीदोगे। तो इनके जो खर्चे होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन असेट्स। फिर अब स्टैब्लिश तो हो गया, अब एवरी एवरी ईयर इसको चलाना है, इसको मेंटेन करना है, तो वहां पर आपको स्टाफ रखना पड़ता होगा, मटेरियल खरीदना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता होगा, रिपेयर का खर्चा आता होगा, साफ सफाई का खर्चा आता होगा, एम्प्लॉय है तो रिफ्रेशमेंट का खर्चा आता होगा। तो ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस है। ये रेगुलर एक्सपेंसेस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो चलाने के लिए होता है, जैसे सैलरी, रिपेयर एंड अदर रनिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। तो ये इसकी सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस है। आप कोई हॉस्पिटल ले लो जो एक एनपीओ है, या कोई स्पोर्ट्स क्लब ले लो, कोई कल्चरल क्लब ले लो, कोई जिम, कोई लाइब्रेरी ले लो, वहां पर आपको ये दो खर्चे मिलेंगे। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्टार्टिंग में किया होगा उसको स्टैब्लिश करने के लिए, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उसको हर साल चलाने के लिए। तो ये खर्चे तो मीट करने पड़ते होंगे, ये खर्चे तो पूरे करने पड़ते होंगे, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती होगी? हाँ, इनकम की जरूरत पड़ती है। तो उस इनकम को हम पहले यहाँ पे रिसीप्ट कहेंगे कि पैसा आया। इनके पास दो तरीके से पैसा आता है, जिसको हम एक कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं और एक रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है। तो कैपिटल रिसीप्ट मीन्स क्या होता है कि जब हम इसको स्टैब्लिश कर रहे थे, तो हमको वन टाइम पैसा मिला इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। जो बड़े बड़े धनी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो ये एनजीओ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो लोग डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं, चंदा देते हैं। तो जब वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो किसी बड़े बिजनेसमैन ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, तो उससे हम क्या बनाएंगे? उस एनजीओ की बिल्डिंग बनाएंगे जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी या गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डोनेशन फॉर इक्विपमेंट्स, तो अब किसी बिजनेसमैन ने जो डोनेशन दिया तो उससे सिर्फ इक्विपमेंट ही खरीदेंगे क्योंकि उसने इक्विपमेंट के लिए दिया था। डोनेशन फॉर फर्नीचर, तो फिर उस डोनेशन से हम सिर्फ फर्नीचर खरीदेंगे। तो ऐसे डोनेशन को हम स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। और ये वन टाइम मिलता है, कोई बार बार तो डोनेशन देगा नहीं आपको फर्नीचर खरीदने के लिए, तो फर्नीचर खुद एक वन टाइम एक्सपेंडिचर है, एक ही बार चाहिए रहेगा। बिल्डिंग एक वन टाइम एक्सपेंडिचर है, एक ही बार चाहिए रहेगा, फिर सालों साल वो यूज करते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो अगर मिलता है डोनेशन। तो ये सारा जो वन टाइम आपको रिसिप्ट मिलती है, वन टाइम आपको जो पैसा मिलता है एनजीओ को, आपको मतलब एनजीओ को, तो यहाँ पे उस एनजीओ के वन टाइम रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन या लाइफ मेंबरशिप फीस। अब जो भी मेंबर बनेंगे एनपीओ के, जिनको सर्विसेज मिलेगी, उनसे एक छोटी मोटी फीस दी जाती है, लाइफ मेंबरशिप फीस की। एक बार ये फीस भर दो, अब जिंदगी भर आपको इस एनपीओ सर्विसेज देता रहेगा। तो वो भी वन टाइम रहती है, तो वो भी आपकी
कैपिटल रिसिप्ट ही कही जाएगी। जो वन टाइम मिलता है, बार बार नहीं मिलता हर साल, वो आपका सब कैपिटल रिसिप्ट में काउंट होता है। लेगेसी, जैसे कि कोई बड़ा धनी आदमी था, उसने अपनी विल बनाकर गया कि मेरे मरने के बाद मेरी इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टीज एनजीओ को दो देना। तो जब वो मर जाएगा तो जो भी उसकी संपत्ति रहेगी, जो भी उसका प्रॉपर्टी रहेगा, उसने जो मेंशन किया था उसकी विल में, वो वसीयत में, वो प्रॉपर्टी उस एनजीओ को मिल जाएगी, तो उसको लेगेसी कहते हैं। तो ऐसा बार बार तो मिलने वाला नहीं है, तो ये जो लेगेसी होती है वो भी वन टाइम होती है, इसीलिए उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा गया है। और जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट होती है, हम सब उसको लायबिलिटीज में दिखाते हैं, बिकॉज वो वन टाइम है। तुम्हारी जिम्मेदारी है एनजीओ की कि इस डोनेशन से हमें बिल्डिंग ही बनाना है। ये लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम ली जाती है, इसीलिए लायबिलिटी में दिखाया जाता है। या लेगेसी वन टाइम मिलती है, इसीलिए लायबिलिटी में मिली जाती है। और भी पैसे मिलते हैं इनको, जिसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। बट ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो हर साल, हर महीने भी मिल सकते हैं, या हर साल या हर 6 महीने में भी मिलती है, या एवरी डे भी मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन। अब जो भी मेंबर बने हैं, उनको सर्विसेज मिल रही है, उनको गुड्स मिल रहा है एनपीओ की तरफ से, तो उनसे एक छोटी सी मेंबरशिप फीस ली जाती है कि आप जो सर्विसेज ले रहे हो उसकी छोटी सी रिजनेबल फीस दे दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था शुरुआत में कि वो नेत्रालय जो आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के देता है, बट ओनली 2500 रुपीज लेता है, तो 2500 लाइक अ सब्सक्रिप्शन, कि आपने जो आया सर्विसेज ली, एक मेंबर बने, तो उस मेंबरशिप फीस छोटी सी देते हैं। फिर जनरल डोनेशंस होती है। अब बहुत सारे धनी लोग, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो एनपीओ को मदद करते हैं कि एनपीओ समाज की मदद कर रहा है, तो जो धनी लोग हैं वो एनपीओ की मदद करते हैं। कैसे? जनरल डोनेशन देकर। अब जनरल डोनेशन क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उससे आप बिल्डिंग ही बनाओ, उससे आप फर्नीचर ही खरीदो। एक जनरल डोनेशन है, जहां पे यूज करना है यूज करो। तो एनपीओ इसको अपने रेगुलर खर्चे, जैसे सैलरी पे करने, रिपेयर पे करने और अदर एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज करता है। इसीलिए जो जनरल डोनेशन होता है वो रेवेन्यू इनकम है। बेसिकली ये इनकम है, जिसको हम इनकम साइड में लिखते हैं। एनी फीस, कोई एनपीओ ने फीस चार्ज की अपने मेंबर से, दूसरों नॉन मेंबर्स को या मेंबर्स को सर्विसेज देकर। कोई एनपीओ ने इंटरेस्ट रिसीव किया, चाहे बैंक में पैसा रखा हो या कोई इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा था, तो वहां से इंटरेस्ट आया, तो भी एनपीओ की इनकम है। बिकॉज एनपीओ में ये सब करना पड़ता है आपको, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नहीं तो एनपीओ को चलाएंगे कैसे, उसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे। कोई शेयर खरीदा था एनपीओ ने, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया। तो ये सारी जो होती है, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट हम इनकम दिखाते हैं, ये हमारी इनकम होती है, जिसको हम इनकम साइड दिखाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हमने समझ लिया कि सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जहां पर हमने देखा कि इस एनपीयू की एक्सपेंसेस कौन से हैं, दो तरह की। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वन टाइम होता है एसेट्स पर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर चलाने के लिए होता है, सैलरी और वगैरह वगैरह पे करने के लिए। और अब इनकम चाहिए रहेगी, तो इनकी दो सोर्स ऑफ रिसिप्ट है जहां से उनको पैसा आता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वन टाइम होता है, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन, मेंबरशिप फीस, लेगेसी, बट ये सब लायबिलिटी में दिखाई जाती है, बिकॉज ये रेगुलर यूज करने के लिए नहीं है। और दूसरी जो रेगुलर यूज करने के लिए पैसे मिले हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे कहाँ से मिलते हैं, वो सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं, मेंबरशिप फीस हो गई, वो जो लोग सर्विसेज ले रहे हैं यहाँ पर, कोई जनरल डोनेशन मिल गया, कोई फीस, कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड मिल गया। तो इस तरह ये एनपीओ चलता है। अब आपको पता ही होगा कि जब एक्सपेंसेस है और इनकम है, तो इसका कंपैरिजन करना पड़ता होगा लास्ट में, कि मान लो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और आपकी इनकम कम है एनपीयू की। आपकी मतलब मैं कह रहा हूं यहाँ पर एनपीयू। तो अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो भी मिलेगा वो डेफिसिट कहा जाएगा, जिसको हम लॉस कहते हैं जब हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बनाते हैं। जिसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई, तो वो लॉस, तो वो लॉस को यहाँ पे डेफिसिट कहा जाता है, बिकॉज ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट अगर मान लो कि ये पहिया उल्टा घूम जाए, कि यहाँ पर एक्सपेंसेस कम हो गए और इनकम ज्यादा हो गई इस एनपीओ को, तो हम इसको सरप्लस कहते हैं। क्या कहेंगे? सरप्लस कहेंगे। वहां पर प्रॉफिट कहते हैं, यहाँ पर सरप्लस कहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट की तरफ, और उसके बाद हम लोग बेसिकली सम की तरफ। अब हम फॉर्मेट के बारे में जानेंगे एनपीओ के, जिसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, ताकि हम जान सके कि एनपीओ ये प्रॉफिट में मीन सरप्लस में है या फिर लॉस दैट इज डेफिसिट में है।
ओके, तो इसका फॉर्मेट फाइनल अकाउंट का बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो एनपीओ, जो भी उसका नाम रहेगा एनपीओ का, और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च रहेगा, जो भी रहेगा ईयर एंड वो लिखेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट और दो कॉलम रुपीस रुपीस की, दो कॉलम रुपीस रुपीस की। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मींस वो एनपीओ को जितने भी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो सारे एक्सपेंसेस हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। और उस एनपीओ को जितनी भी इनकम हुई होगी वो सारी इनकम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थोड़ा ध्यान रखने का, जब नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो पहले एक्सपेंडिचर आएगा और बाद में इनकम आएगी। बहुत सारे बच्चों का मैंने पेपर चेक किया था तो वो लोग इनकम डेबिट साइड में लिख के आते, तो इट्स बेसिकली वहीं से रॉन्ग हो जाता है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाद बैलेंस शीट होती है, वैसे एनपीओ को भी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को जान सके कि कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है उस एनपीओ पर, बिकॉज ये बहुत जरूरी है उनके फ्यूचर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। तो सेम जितनी भी लायबिलिटीज होगी एनपीओ की यहाँ पर आ जाएगी लायबिलिटी साइड में, जो हमारा आपका जब लिखने जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और आपका असेट्स आ जाएगा राइट हैंड साइड पर। जितने भी एनपीओ के असेट्स होंगे तो वो सारे यहाँ पर असेट्स में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर हमने मीनिंग, हमने इसका टाइप्स मींस एग्जांपल्स, फिर हमने इसके सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लिया। अब हमने इसका फॉर्मेट भी देख लिया।